नमस्कार बच्चों। लास्ट जो हमने टॉपिक लिया था वो था डाइजेशन। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं आज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब श्वसन। अब हम क्लास में जब जाते हैं, अधिकतर हम बच्चों से जब पूछते हैं कि श्वसन क्या है, तो अधिकतर सबका रिप्लाई ये होता है कि सांस लेना। जबकि सांस लेना जो होता है वो श्वसन का केवल एक पार्ट है। रेस्पिरेशन जो होता है ये हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, दो तरीके से इसमें काम होता है। श्वसन की क्रिया जो है जिसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं, इसके दो प्रोसेस होते हैं। ये दो प्रोसेस में पूरी होती है। एक तो होता है फिजिकल प्रोसेस और दूसरा होता है बायोकेमिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस जो होता है इसे कहते हैं ब्रीदिंग, यानी कि सांस लेना। ये केवल एक इसका पार्ट है, क्योंकि इसके बगैर रेस्पिरेशन की क्रिया पूरी नहीं हो सकती। तो ब्रीदिंग जो होती है जिसे हम सांस लेना कहते हैं, इसमें क्या होता है, ये भी दो तरह से पूरी होती है। सांस लेने में क्या होता है कि हम एक एटमॉस्फेयर से जो प्योर एयर है उसको इनहेल करते हैं, यानी कि अंदर लेते हैं, और जो इम्प्योर एयर है यानी कि जो अशुद्ध वायु है, अशुद्ध जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको हम बाहर निकालते हैं। तो ये मिलकर सांस लेने की क्रिया इसमें पूरी होती है। एक बार सांस लेने में इनहेल होता है और फिर एक्सहेल होता है। तो इनहेल जो होता है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं निश्वसन, जिसमें कि ऑक्सीजन को लिया जाता है, और निश्वसन जिसे कि एक्सहेल कहते हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है, बच्चे अभी तक ये कॉमनली यही बताते हैं कि जो हम सांस लेने में कौन सी गैस लेते हैं, तो वो लेते हैं ऑक्सीजन। जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि जब हम इनहेल करते हैं तो एटमॉस्फेयर में जो भी एयर होती है वो हमारे अंदर लंग्स में जाती है, नेजल पैसेज के थ्रू अंदर जाती है। एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन की परसेंटेज होती है वो लगभग 20.9 यानी कि 21% के करीब होती है, और जब हम इनहेल करते हैं। लेकिन जब हम बाहर निकालते हैं, जो अंदर से वायु को बाहर निकालेंगे, एक्सहेल करेंगे, उसमें जो इसकी परसेंटेज होती है 17% होती है। यानी कि जो 4% है वो बॉडी के अंदर जो भी काम चल रहा है उसके लिए यूज हो जाती है। तो यानी कि हम जब सांस लेते हैं तो उसमें कौन सी गैस यूज होती है, ऑक्सीजन। तो ऐसा नहीं है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और केवल कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज होती है इनहेल करने में, एटमॉस्फेयर में इसकी परसेंट होती है 0.04%। लेकिन जब हम एक्सहेल करते हैं, जब हम बाहर निकालते हैं, तो ये लगभग 4% के करीब होती है। यानी कि बहुत कम मात्रा में ये एटमॉस्फेयर में होती है जब हम इनहेल करते हैं, लेकिन काफी ज्यादा मात्रा में हम बाहर निकालते हैं। यानी कि क्योंकि ली तो हमने कम है लेकिन निकाल हम कितना रहे, ज्यादा रहे। तो इसलिए ये कहा जाता है कि जब हम सांस लेते हैं उसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं, और जब सांस छोड़ते हैं तो उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो ये पूरी तरह सही नहीं होता, क्योंकि कॉम्पिटिशन में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनहेल करने में हम कौन सी गैसेस लेते हैं, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों ही ली जाती हैं, दोनों ही बाहर निकाली जाती है, लेकिन जो यूज होती है ज्यादा मात्रा में वो ऑक्सीजन होती है, और जो निकलती है ज्यादा मात्रा में वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसके साथ साथ जब एक्सहेल करते हैं तो जो हमारी बॉडी के अंदर वाटर होता है, पानी होता है, वो भी बाहर निकलता है। क्योंकि देखते हैं, अगर आप कभी शीशे वगैरह के सामने खड़े होकर सांस छोड़ते हैं तो उस पर सफेद सफेद सी लेयर आ जाती है। तो वो क्या होती है, क्योंकि जब हमने सांस छोड़ा तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगी, और साथ साथ उसमें थोड़ा सा वाटर परसेंटेज भी होती है, जो कि नमी के रूप में आपको शीशे के ऊपर दिखाई देती है। तो इससे क्लियर हो जाता है कि जब हम सांस छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ जल की मात्रा भी होती है। तो ये क्रिया तो केवल होगी ब्रीदिंग। दूसरा श्वसन में इसका पार्ट है बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल प्रोसेस क्या होता है, जो बॉडी के अंदर क्रिया होती है। क्योंकि जब हम इनहेल करते हैं तो हमारी जो सांस है वो फेफड़ों में भरती है, लेकिन फेफड़ों में से ये जो है कहां पर जाएगी, इसमें से जो ऑक्सीजन होती है वो रिलीज होकर कहां जाती है, ब्लड में मिलकर ब्लड में मिल जाती है। और जो हमने फूड खाया होता है ग्लूकोज की जो फॉर्म में होता है, वहां पर ये उस फूड के साथ में रिएक्शन करती है। जैसे जो भी हमने इससे पहले जो फूड पढ़ा था, डाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें फूड जो है किसमें कन्वर्ट हुआ था, ग्लूकोज में। अब ये जो ग्लूकोज में फूड कन्वर्ट हुआ है, तो ये जो ऑक्सीजन हमने सेल्स के अंदर पहुंच गई है ऑक्सीजन, ये इसने ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करी, रिएक्शन करके ये क्या बनाया, इसने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, जल बनाया, और साथ में एनर्जी रिलीज करी। तो यानी कि जब हम सांस छोड़ेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज हो जाएगा, जो हम
नेजल पैसेज या माउथ के थ्रू बाहर निकाल देंगे। और दूसरा जो एनर्जी है ये हमारी बॉडी के अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, डाइजेशन की हो रही है, रेस्पिरेशन की हो रही है, या जो सेल्स हमारी जो काम कर रही हैं, जो भी इंटरनल एक्टिविटीज होती हैं, उनके लिए जो एनर्जी होती है वो हमें इस फूड की ऑक्सीडेशन से मिलती है। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि जो रेस्पिरेशन यानी कि जो श्वसन हो है वो दो प्रोसेस पर डिपेंड करता है, एक तो फिजिकल और दूसरा बायोकेमिकल प्रोसेस। क्लियर हो गया होगा ये आपको। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ेंगे अब। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में क्या है कि ये श्वसन की क्रिया है, इनको हमने 3 भागों में बांटा है। 3 पार्ट हैं। सबसे पहला होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसे कि बाह्य श्वसन कहते हैं। बाह्य श्वसन में केवल क्या होता है कि जो नाक के थ्रू जो है ऑक्सीजन जो है वो बॉडी के अंदर जाएगी, नाक के थ्रू जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकलेगी। तो ये केवल नेसल पैसेज के थ्रू यानी कि नाक का जो रास्ता है उसके थ्रू होता है। तो ये प्रोसेस कहलाता है ब्रीदिंग, जिसमें हमने आपको पहले बताया कि सांस लेना। तो ये बाह्य श्वसन क्योंकि बाहर की कोशिकाओं में हो रहा है तो ये बाह्य श्वसन कहलाएगा। इसके बाद आता है इंटरनल रेस्पिरेशन, जो कि जिसे कहते हैं आंतरिक श्वसन। इसमें क्या होता है कि जब नाक के थ्रू वायु अंदर पहुंचेगी लंग्स में, फेफड़ों में जाएगी। फेफड़ों से क्या होगा लंग्स में, लंग्स के थ्रू जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में मिल जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में चली जाएगी। उसके बाद ब्लड से ऑक्सीजन सेल्स में आएगी और सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड में मिल जाएगी और ब्लड से फिर लंग्स में जाएगी और फिर नेजल पैसेज से बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन आ रही है, गैसों का जो एक्सचेंज हो रहा है वो लंग्स से ब्लड में जा रही है, ब्लड से सेल में ऑक्सीजन पहुंच रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड सेल से ब्लड में और ब्लड से लंग्स में। तो ये वाली जो क्रिया हो रही है इसको कहते हैं हम आंतरिक श्वसन यानी कि इंटरनल रेस्पिरेशन। तीसरा आता है सेलुलर रेस्पिरेशन, जो केवल सेल के अंदर होती है। जब ऑक्सीजन सेल के अंदर पहुंच जाती है तो उसमें क्या होता है कि जो फूड है उससे ऑक्सीजन रिएक्शन करेगी, जो अभी हमने पहले बताया, और फूड का ऑक्सीडेशन करके जो है एनर्जी को रिलीज करती है। ठीक है, तो इस श्वसन की क्रिया में को हमने 3 पार्ट में बांटा हुआ है कि यहाँ पर बाह्य श्वसन जो केवल नाक के द्वारा होता है, उसके बाद इंटरनल जिसमें कि लंग्स में से ब्लड में जाएगी, ब्लड से सेल में जाएगी, और उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड सेल से ब्लड में और ब्लड से लंग्स के थ्रू होते हुए बाहर जाएगी। और बाकी जो फूड का ऑक्सीडेशन होता है वो सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कि केवल सेल में होता है, केवल कोशिका में होता है। और इस क्रिया में जो है फूड्स का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन उससे क्रिया करती है और साथ में एनर्जी को रिलीज करती है। सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है उसमें जो ऊर्जा मुक्त होती है वो एटीपी के रूप में इकट्ठी हो जाती है, और एटीपी को कहा जाता है ऊर्जा की सिक्के। ये कहाँ पर इकट्ठी होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें होते हैं? सेल में। तो यहाँ पर ये जो एनर्जी होती है वो एटीपी के रूप में इकट्ठी हो जाती है। कैसे होती है? क्योंकि जो सेल होती है उसमें एडीपी होते हैं जो कि जिसमें कि कम एनर्जी होती है, और इसके अलावा इसमें फॉस्फेट होता है। और जब ये ऑक्सीजन से क्रिया करके एनर्जी मुक्त होती है तो ये उससे क्रिया कर लेता है एडीपी, इसको बोलते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ये इससे क्रिया करके एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। एटीपी जो होते हैं ये हाई एनर्जी रखते हैं, एटीपी में लो एनर्जी होती है, इसमें हाई होती है। तो ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो कहाँ पे इकट्ठी हो गई, किस रूप में फॉर्म में हो गई? एटीपी के रूप में। अब जो भी शरीर में एक्टिविटीज होगी, जो भी कार्य होते हैं उसके लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो वो एटीपी क्या करता है कि जब एनर्जी की जरूरत होती है तो ये फिर फॉस्फेट को रिलीज कर देता है और ये दोबारा से एडीपी बन जाता है, फॉस्फेट अलग हो जाएगा और एनर्जी को ये मुक्त कर देता है, निकाल देता है, जिससे कि शरीर की जो भी क्रियाएं होती हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी उसके काम करने के लिए यहाँ पर एनर्जी यूज हो जाती है। अब क्योंकि जो भी चाहे छोटे जंतु होते हैं चाहे बड़े जंतु होते हैं, सभी को काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है, और एनर्जी मिलती है फूड के ऑक्सीडेशन से, और इसके लिए जरूरी होता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस के आधार पर 2 तरह का होता है, ऑक्सीश्वसन जिसे कि कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा होता है अनाक्सीश्वसन जिसे कहते हैं एनारोबिक। ऑक्सीश्वसन क्या होता है? जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और अनाक्सीश्वसन क्या होता है? जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, उसे कहते हैं अनाक्सीश्वसन। ये होता है सूक्ष्म जीवाणु वगैरह में होता है अनाक्सीश्वसन। अब एरोबिक जो होता है
ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। तो ये जो उच्च श्रेणी के जंतु होते हैं, ह्यूमन बीइंग हो गए, टाइगर, लायन वगैरह जो भी हो गए एनिमल्स, उनमें होता है। इसमें क्या होता है कि जो भी जब हमने फूड खाया होता है तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में। तो ये यहाँ पर क्या होता है कि ग्लूकोज का जो एक मॉलिक्यूल होता है, सबसे पहले वो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनता है, पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनाएगा। तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का क्या बनाएगा, पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल। ये क्रिया क्या कहां पर होती है, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका में हो रही है। तो कोशिका द्रव्य के अंदर ये यहाँ पर ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया और इस क्रिया का नाम होता है ग्लाइकोलाइसिस। इसके बाद जो पायरुविक एसिड है इसका ऑक्सीडेशन होगा, ये ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। ये क्रिया कहां पर होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो पहले वाली क्रिया जहां पर ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, ये कहां हो रही है, साइटोप्लाज्म में। इस क्रिया का नाम क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है। जब पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है तो ये क्रिया कहां पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका नाम क्या होता है, क्रेब्स साइकिल। इसमें क्या होता है कि पायरुविक एसिड का जब ऑक्सीडेशन होता है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और साथ में एनर्जी रिलीज होती है। यानी कि जो फूड का ऑक्सीडेशन है वो यहाँ पर पूरा हो जाता है और जो एनर्जी रिलीज होती है वो किस फॉर्म में होती है, एटीपी के रूप में होती है। और क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में जो फूड का ऑक्सीडेशन है या ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन है वो पूरी तरह होता है, तो इसमें ज्यादा मात्रा में एनर्जी मिलती है और इसमें 38 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं एटीपी के, यानी कि एक ग्लूकोज से 38 एटीपी एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है। अब दूसरा टॉपिक आता है इसमें अनाक्सी श्वसन, इसे एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। इसमें भी क्या होता है कि पहली वाली क्रिया जो ऑक्सीडेशन में होती है वो इसमें भी सेम होती है कि ग्लूकोज के जो एक मॉलिक्यूल है वो जब उसका ऑक्सीडेशन होगा तो वो पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये क्रिया कहाँ पर होगी, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य में। ठीक है, ये तो दोनों में सेम हो जाएगा। लेकिन क्योंकि एनारोबिक ये जो क्रिया होती है ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, तो ये होती है यीस्ट में। इसमें क्या होता है कि जब क्रिया होती है तो पायरुविक एसिड का जो इसका जो विघटन होता है पायरुविक एसिड का, तो इस क्रिया में एथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और साथ में एनर्जी निकलती है। और एनर्जी क्योंकि कम निकलती है क्योंकि ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, तो इसमें केवल एनर्जी में केवल 2 एटीपी निकलते हैं। ऑक्सीडेशन में 38 एटीपी निकले थे क्योंकि वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में थी, उसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और इसमें कम होती है, तो इसमें केवल जो एनर्जी रिलीज हुई वो कितनी हुई, 2 एटीपी के फॉर्म में यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है। दूसरी अनाक्सीडेशन, वैसे तो सभी जीवों में हमने बताया जो भी होते हैं उनमें ऑक्सीडेशन नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है बहुत सारे वर्कआउट हम ऐसे करते हैं कि जिसमें बहुत तेजी से हमको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो उस समय क्या होता है कि बॉडी को पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। तो कुछ क्रिया उसमें जैसे मसल्स है, जैसे एक्सरसाइज वगैरह जब करते हैं तो उसमें क्या होता है कि उस टाइम क्योंकि ये जो एक्टिविटीज होती है इसमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, इसमें तेजी से ऑक्सीजन चाहिए होती है लेकिन उतनी नहीं मिल पाती, जो इससे क्या होता है कि ये जो मसल्स होती हैं उस मसल्स में जो रेस्पिरेटरी क्रिया होती है और अनाक्सीडेशन की क्रिया उसमें होती है, उसमें क्या बनता है कि पायरुविक एसिड जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और उसमें जो एनर्जी मिलती है उसमें भी कम मिलती है, लेकिन कितनी मिलती है, उसमें भी 2 एटीपी मिलती है। तो ये क्रिया तभी होती है अनाक्सीडेशन की उच्च श्रेणी के जीवों में जब ऑक्सीजन वर्कआउट ज्यादा होता है और ऑक्सीजन जो है नहीं मिल पाती है, और इसके अलावा ये क्रिया किसमें होती है, ईस्ट में होती है। अब हम देखेंगे कि अनाक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन में अंतर क्या है। ऑक्सीडेशन और अनाक्सीडेशन में अंतर क्या होता है। ये ऑक्सीडेशन जो होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, लेकिन अनाक्सीडेशन जो होता है वो उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, दूसरा है इसमें कि जो ऑक्सीडेशन होता है उसमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन पूरी तरह हो जाता है और उसमें जो एनर्जी मिलती है वो 38 एटीपी की मॉलिक्यूल्स मिलते हैं उसमें। लेकिन जो अनाक्सीडेशन होता है इसमें क्योंकि ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती तो इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण पूरी तरह नहीं हो पाता है, इसमें ऊर्जा कम मिलती है, इसमें केवल 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स प्राप्त होते हैं। ये क्रिया जो होती है ऑक्सीडेशन की ये कोशिका द्रव्य में होती है पहली क्रिया, उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया में इसकी क्रिया पूरी होती है।
लेकिन अनावश्यक श्वसन जो होता है वो केवल कोशिका द्रव्य में ही होता है, उसमें वो क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती है। अब ऑक्सीजन की क्रिया में हमने देखा था क्या क्या बनता है इसके प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एनर्जी, ठीक है। लेकिन जो अनावश्यक श्वसन होता है ये क्रिया होती है ईस्ट में। ईस्ट में क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है वो पहले पायरुविक अम्ल में बदलेगा, उसके प्रोडक्ट हमको प्राप्त होते हैं एथेनॉल और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। और जो मसल्स यानी कि जो पेशी कोशिकाओं में क्रिया होती है ये उसमें हमें प्राप्त होता है लैक्टिक एसिड और साथ में एनर्जी। और इसमें जो एनर्जी होती है दोनों में ही काफी कम प्राप्त होती है, केवल 2 एटीपी इसमें हमको प्राप्त होते हैं। और समानता क्या है, समानता भी पूछ सकते हैं कि ऑक्सीजन और अनऑक्सीजन में समानता क्या है। तो इसमें जो हमने पहला वाला प्रोसेस बताया था कि इसमें ग्लूकोज जो होता है वो पायरुविक एसिड के, इसका 1 मॉलिक्यूल जो होता है वो पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। तो ये क्रिया जो है अनॉक्सी और ऑक्सी दोनों में ही पूरी होती है, दोनों में ही होती है। और ये क्रिया किसमें होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। तो ये इन दोनों की समानता है, ठीक है। ये रेस्पिरेशन आपका यहाँ पर पूरा हो गया। तो ये उम्मीद करूंगी आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू बच्चों।